हेलो बच्चों। आज हम अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं भाई। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल से भाई, वन बाय वन। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। केमिकल रिएक्शन बोल रहा है भाई, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए केमिकल चेंज इज़ कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर केमिकल चेंज हो, जिसके अंदर रासायनिक परिवर्तन हो जाए, हम उसको बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है हमारी पॉसिबल हुई है। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, खाने का बनना है, खाने को जब हम पकाते हैं तो उसके अंदर जो है केमिकल रिएक्शन होती है। उसके बाद है डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का जो डाइजेशन होता है उसके अंदर भी हमारे क्या होती है, केमिकल रिएक्शन। उसके बाद है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के बारे में हम पढ़ेंगे भाई, रिएक्टेंट क्या होते हैं। कहते हैं द केमिकल सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड रिएक्टेंट। जब केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर हम दो मेन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो रिएक्टेंट है, उसके बारे में हमने पढ़ा है अभी। ऐसे केमिकल सब्सटेंस, ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जो हमारी केमिकल रिएक्शन के अंदर भाग लेते हैं, हम उनको बोलते हैं ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स हैं। दूसरे होते हैं हमारे क्या, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट क्या होता है भाई, जो न्यू सब्सटेंस, जो न्यू केमिकल सब्सटेंस है वो बन के आता है रिएक्शन के बाद। रिएक्शन पॉसिबल होने के बाद जैसे ही वो रिएक्शन पूरी हो जाती है, एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है रिजल्ट के रूप में, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट। अब देखो हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे भाई, क्या होते हैं। हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर मान लो कोई भी एक्स एलिमेंट है और कोई वाई एलिमेंट है, ये दोनों कंबाइन हुए हैं। एरो का सिंबल ये दिखाता है कि अब रिएक्शन हो रही है, और इसने कोई क्या बनाया है बेटा, जेड एलिमेंट बनाया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस एक्स की और इस वाई की। ये एक्स और वाई दोनों रिएक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट। ये Z इन दोनों के मिश्रण से बन के आया है, इन दोनों के मिक्सचर से बन के आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो रिएक्शन के अंदर भाग लेंगे, X और Y, यहाँ पे रिएक्टेंट है। एरो का निशान ये दिखाता है हमें कि रिएक्शन पॉसिबल हुई है, और Z जो है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट। Z क्या है हमारा, ये रिएक्शन के दौरान निकल के आया है। हम आगे अब चीज़ों को देखते हैं भाई। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे केमिकल रिएक्शन के क्या है, मतलब केमिकल रिएक्शन जब होती है तो क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता है कई बार रिएक्शन के दौरान कोई भी वाइट कलर का कोई सब्सटेंस बन जाता है, न्यू फॉर्मेशन हो जाती है उसकी, मतलब प्रेसिपिटेट बन के हमारे सामने आ जाता है, कोई भारी तत्व बन जाता है, तो उसको बोलते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब रिएक्शन के दौरान कोई भारी जो एलिमेंट है वो बन जाता है। सेकंड है हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस। कई बार क्या होती है, हमारी गैस निकल जाती है, रिएक्शन के दौरान कोई गैस प्रोड्यूस हो जाती है। थर्ड है हमारा चेंज इन कलर। कई बार क्या होता है, रिएक्शन के दौरान कोई मान लो एलिमेंट है, उसका कलर हमारा ग्रीन कलर का है, हो सकता है रिएक्शन के बाद उसका कलर ग्रीन ना रहे, कुछ और हो जाए, तो कलर भी चेंज हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। उसके बाद है चेंज इन स्टेट। अब स्टेट मेनली आपको पता होगा, मैटर की 3 स्टेट होती हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। सबसे पहले होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये स्टेट्स भी चेंज हो सकता है वो सॉलिड हो, रिएक्शन के दौरान लिक्विड बन जाए, या रिएक्शन के बाद क्या हो जाए, गैस बन जाए। ऐसा है चेंज इन टेम्परेचर। हो सकता है रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर पे भी बहुत ज़्यादा क्या पड़ जाए, हमारा इफ़ेक्ट पड़ जाए। उसके बाद हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब तक हमने रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर केमिकल चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब है हमारी केमिकल इक्वेशन। कहता है द शॉर्ट हैंडेड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन in terms of symbol and formula the different reactant and product is called chemical equation। बोल रहा है बिल्कुल आसान शब्दों में, किसी भी रिएक्शन को लिखना
सिंबल की मदद से और फॉर्मूले की मदद से, रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी, तो हम क्या बोल लेंगे उसको कि वो परफेक्ट क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन। इसको हम एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। मान लो मैंने लिखा कार्बन, मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया बेटा कार्बन प्लस हाइड्रोजन बन गया हमारा रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोकार्बन। तो अब तो मैंने इनके सिर्फ नाम लिखे हैं। जब मैं इन तीनों को फॉर्मूले की मदद से लिख दूंगा तो वो मेरी क्या बन जाएगी बेटा इक्वेशन। आगे हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल करेंगे जो हमें बता देंगे कि केमिकल इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं भाई। उसके बाद अब जो हमारी इक्वेशन है वो दो तरह की होती है बेटा। कौन कौन सी? फर्स्ट है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बैलेंस इक्वेशन के बारे में। सच इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन, ऐसा समीकरण इन विच, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक परमाणु, हर एक तत्व के प्रत्येक परमाणु दोनों तरफ, रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम जब बराबर हो जाए तो हम उसको बोल लेंगे कि वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्या बोल लेंगे हम उसको? बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। देखो हम इसको क्या करते हैं बेटा, एक तरह से इसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में हम क्या करेंगे, एक बार डिफाइन कर लेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। मान लो यहाँ पे लिखा है H2 और यहाँ लिखा है O2 और रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया, H2O। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन जो 2 नहीं है। जब मैं यहाँ 2 लगाऊंगा बेटा, अब ऑक्सीजन कितने हो गए हैं? 2। और हाइड्रोजन कितने हो गए हैं? 2 इंटू 2, ये हो गए 4। तो मतलब यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो इक्वेशन अब बन गई 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन मतलब रिएक्टेंट साइड पे भी बराबर है और प्रोडक्ट साइड पे भी नंबर ऑफ एटम बराबर है। ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये चीज़ें 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये आपको उस टॉपिक के अंदर अच्छे से समझ आ जाएंगी जब मैं आपको बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन कराऊंगा। ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ एटम बोथ साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी क्या होती है, बराबर होती है। इसके बाद है अनबैलेंस और स्केलेटल इक्वेशन। मतलब अनबैलेंस होती है, कंकाली समीकरण होता है, मतलब बैलेंस नहीं होगा। इसमें क्या होगा भाई, ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट के इक्वल ना हो दोनों तरफ। ठीक है। मतलब नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड पे कुछ और हो और रिएक्टेंट साइड पे कुछ और हो, तो इनको बोल लेंगे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट है भाई, इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऐसी क्या नीड पड़ी हमें इक्वेशंस को बैलेंस करने की? देखो, द इम्पोर्टेंस ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लाइज इन द फैक्ट दैट इट सेटिस्फाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पूरी तरह सेटिस्फाइड करता है। इस तथ्य के ऊपर ही इसका पूरा भार टिका हुआ है कि ये जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मानती है। दैट इज जो क्या है, केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट उतना ही होगा जितना टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। मतलब कितना भी जोड़ घटा कर ले हम, प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास दोनों होंगे बराबर। अब यहाँ से हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई एक ना एक या फिर 2 केमिकल रिएक्शन आपके पेपर में ज़रूर पूछी जाती हैं। तो ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये स्टार इसीलिए लगाया है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। बोल रहा है भैया क्या, दोज रिएक्शन, ऐसी अभिक्रियाएं इन विच, जिसके अंदर 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल एलिमेंट। 2 या 2 से ज़्यादा तत्व मिलकर एक तत्व बनाते हैं। मतलब रिएक्टेंट 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा,
एक ही होगा, उसको बोल लेंगे हम क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट क्या होंगे, दो होंगे और वो कंबाइन होके क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने क्या लिखा है बेटा, एलिमेंट का प्रयोग किया है। अब दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्या जो कॉम्बिनेशन है वो दो एलिमेंट्स का भी हो सकता है, दो कंपाउंड का भी हो सकता है, या एलिमेंट भी और कंपाउंड भी आपस में क्या हो सकते हैं बेटा, दोनों क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो इसको बोल लेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पेपर में आता है क्या, पेपर में आपसे पूछा जाता है, इसको हम भाई एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आपका एक पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि हम जो है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ़ क्यों करते हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मैग्नीशियम रिबन का बर्न होना वो भी क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपसे पेपर में पूछ लेगा कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज़ विच टाइप ऑफ रिएक्शन, कि मैग्नीशियम रिबन का बर्न होना कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये कौन सी है बेटा, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो आपको बिल्कुल ईजी से समझ में आ जाएगा। क्या, देखो हम पढ़ेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल। लिखा हुआ है बेटा 2Mg। Mg होता है मैग्नीशियम, पीछे ब्रैकेट में लिखा हुआ है S, इसका मतलब मैग्नीशियम जो है वो क्या है, सॉलिड। प्लस का निशान O2 लिखा हुआ है, O2 होता है हमारा ऑक्सीजन, पीछे G लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो जब 2Mg और O2 आपस में मिले, मतलब दो रिएक्टेंट आपस में मिले, तो इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया। सबसे पहली बात तो दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, देखते ही समझ जाओगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इसने जो ये 2Mg प्लस O2 बनाया है, ये दोनों कंबाइन होके बनाएंगे क्या, 2MgO, पीछे लिखा हुआ है S, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो क्या है, सॉलिड। Mg से मैग्नीशियम, और इसने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी है तो ऑक्साइड बनाया है, तो MgO बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं बेटा, रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विक लाइम। क्विक लाइम हमारा होता है बिना बुझा हुआ चूना। इसका जो एग्जाम्पल या इसका जो सिंबल है या इसका जो फॉर्मूला है वो होता है CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। CaO कैल्शियम ऑक्साइड ने जब H2O होता है वाटर, लिक्विड की फॉर्म में L लिखा हुआ है मतलब लिक्विड, तो CaO प्लस H2O बन गया CaOH ट्वाइस। AKO का मतलब होता है एक्वस। यहाँ पे AKO लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एक्वस। एक्वस मतलब ये जलीय विलयन है, जलीय सॉल्यूशन है, इसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है। कहता है भाई CaO क्विक लाइम ने जब रिएक्शन करी वाटर के साथ तो ये बन गया CaOH ट्वाइस, मतलब स्लैक्ड लाइम। मतलब यहाँ भी देखो दो रिएक्टेंट हैं और एरो का मतलब रिएक्शन हुई है, एरो के बाद एक ही प्रोडक्ट है हमारा, तो सिंपल सी बात है, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा किसका, स्लैक्ड लाइम बना है हमारा, एक ही बना है क्विक लाइम और वाटर के कॉम्बिनेशन से, तो इसको बोल लेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद है भैया हमारा सेकंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डीकम्पोजिशन में एक वर्ड आ रहा है डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना। देखो डेफिनेशन से आप समझ जाओगे, दोज रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर अ सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल अभिकारक डीकम्पोज टूट जाता है इनटू, किसमें, टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट उत्पादों में, उसको हम बोलते हैं बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ देखो एग्जाम्पल क्या हुआ, CaCO3, Ca होता है कैल्शियम, CO3 होता है कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइमस्टोन भी बोल देते हैं हम, चूना पत्थर। जब इसको मैंने बेटा गर्म कर दिया, ये ट्रायंगल का निशान मतलब हीट का सिंबल है, तो ये टूट गया बच्चे CaO और प्लस CO2 में। यहाँ उल्टी चीज़ हो गई, एक रिएक्टेंट है बेटा, एरो के बाद दो प्रोडक्ट हैं, तो ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है, वाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, या ये कह लो आप वियोजन अभिक्रिया का उल्टा क्यों कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं बेटा, देखो यहाँ साइड में हम समझ लेते हैं, ठीक है।
यहाँ समझेंगे हम। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, x प्लस वाई मतलब दो रिएक्टेंट बना देते हैं क्या, एक z, एक प्रोडक्ट। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या होता है बेटा, ये x टूट जाता है बेटा किसी y प्लस z में। ये नीचे वाला रिएक्शन है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये ऊपर वाला रिएक्शन है हमारा कौन सा, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में दो जुड़ के एक बनता है, डिकम्पोजिशन में एक टूट के क्या बन जाते हैं बेटा, दो बन जाते हैं। अब है हमारा बेटा टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप है बेटा। सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम में थर्म आ रहा है, थर्म का मतलब होता है हीट। तो डेफिनेशन देखेंगे, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो हीट एब्जॉर्ब करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। मतलब एक एलिमेंट टूटेगा तो ज़रूर, लेकिन वो थर्म की वजह से टूट रहा है, हीट की वजह से टूट रहा है, तो हम उसको बोलेंगे क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे ZnCO3 है बेटा, जिंक कार्बोनेट, एरो का निशान मतलब ये रिएक्टेंट है, एरो से इधर ये दो प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, मतलब डिकम्पोजिशन तो है, लेकिन ऊपर एरो के ऊपर हीट लिखा हुआ है, यहाँ पे हीट की वजह से टूटेंगे। तो ये क्या बन जाएगा बेटा मेरा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है भैया, आगे चलते हैं हम और देखते हैं। दूसरा है भाई हमारा क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। देखो बेटा, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस वैन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कंपाउंड। जब एक कंपाउंड के अंदर मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा और डिकम्पोजिशन होगा तो उसको मैं बोल लूँगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो क्या हुआ बेटा, 2H2O वाटर, इसके अंदर से मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो 2H2 हाइड्रोजन अलग हो गई और O2 अलग हो गई बेटा। तो डिकम्पोजिशन तो है, क्यों, एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है, लेकिन किसकी वजह से, एरो के ऊपर हमारा लिखा हुआ है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से है बेटा। उसके बाद है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बेटा डिकम्पोजिशन तो होगा, एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में तो टूटेगा, लेकिन किसकी वजह से टूटेगा, फोटोन। फोटोन होता है हमारा लाइट मतलब सनलाइट। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट की वजह से हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो 2AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ये टूट गया सिल्वर में और ब्रोमीन में। कहता है, लिखा हुआ है बेटा, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी इज बेस्ड अपॉन दिस रिएक्शन। इस अभिक्रिया के द्वारा ही जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की जाती है बेटा, वो इसी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के द्वारा ही की जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान रिएक्शन कोई है तो वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे, देखो डिस्प्लेस आ रहा है इस रिएक्शन के नाम में, तो दोज रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ज़्यादा क्रियाशील तत्व डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, कम क्रियाशील तत्व को। कहाँ से बेटा, उसके कंपाउंड में से, तो उसको हम बोलेंगे बेटा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। क्या, देखो Fe था बेचारा मेरा सॉलिड, इसने रिएक्शन की किसके साथ, CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ। तो ये Fe इतना ज़्यादा ताकतवर था, इसने इस Cu को इसकी जगह से हटा दिया और SO4 के साथ बैठ गया। देखो यहाँ पे FeSO4 बन गया, मतलब Cu बेचारा कहाँ रह गया, अकेला, और Fe इसके साथ आ गया। तो आयरन ने जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन की तो फेरस सल्फेट बना और कॉपर बन गया। जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से उठा देगा तो उसको हम बोलेंगे बेटा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है बच्चे, कहता है दोज रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन इन विच, जिसके अंदर बेटा टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर एक्सचेंज। इसके अंदर क्या होंगे बेटा, दोनों एटम्स के
ग्रुप जो है बेटा एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में, पीछे वाला भी आगे वाला भी, उसको बोल लेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो एग्जांपल से समझेंगे हम इसको। लिखा हुआ है बेटा क्या, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, आगे लिखा हुआ है Na2SO4। तो ये Ba जो था बेटा ये किसके साथ आ गया, SO4 के साथ, और जो ये Na2 था ये किसके साथ आ गया बेटा, Cl के साथ। तो क्या बन गया, BaSO4 प्लस 2NaCl। मतलब कंपाउंडों ने ही अपने डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम को क्या कर लिया बेटा, चेंज कर लिया। मतलब एटम ही चेंज हो गए उनके आपस में, तो उसको हमने क्या बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम देखेंगे भाई क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या कहता है भैया, बोल रहा है भाई दोज रिएक्शन इन विच ए प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। मैंने आपको जब करेक्टरिस्टिक्स कराए थे केमिकल रिएक्शन के, तो उसके अंदर लिखा हुआ था बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कोई ऐसा वाइट कलर का सॉलिड बन जाता है, सॉलिड सब्सटेंस जो बहुत भारी होता है। ठीक है, तो देखो कैसी रिएक्शन हुई, लिखा हुआ है बेटा CaOH2, लाइम वाटर ने रिएक्शन करी किसके साथ, CO2 के साथ। CaOH2 ने रिएक्शन करी CO2 के साथ, तो बन गया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और साथ में क्या बन गया बेटा, वाटर। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल लेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है भाई हमारी कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है बच्चे, जब कोई एसिड कोई अम्ल रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ, किसी क्षारक के साथ, और वो बनाता है बेटा सॉल्ट और वाटर, तो इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कहता है भाई एसिड बेस के साथ मिला तो उसने बनाया सॉल्ट और वाटर। देखो NaOH यहाँ पे बेस है हमारा, HCl हमारी एसिड है, दोनों ने रिएक्शन करी, NaCl हमारा सॉल्ट है, और H2O क्या है हमारा, वाटर। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की या रिडॉक्स रिएक्शन की। देखो भाई क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन। बोल रहा है भाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखो गेन किस में होगा और लॉस किस में होगा। देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या आ रहा है हमारा वर्ड, ऑक्सीडेशन में एक वर्ड आ रहा है ऑक्स, मतलब इसके अंदर गेन होगा बेटा ऑक्सीजन का, और लूज़ करना है तो ऑक्सीजन का लूज़ तो करेंगे नहीं, तो लूज़ किसका करना पड़ेगा, हाइड्रोजन का। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन का गेन हो और लॉस हो हाइड्रोजन का, उसको हम बोलेंगे ये क्या है, ऑक्सीडेशन। अब है रिडक्शन। रिडक्शन में देखो रेड आ रहा है, रेड वर्ड, रेड मतलब हाइड्रोजन रेडॉक्स के अंदर। ठीक है भैया, रेडॉक्स में देखो ऊपर रेडॉक्स लिखा है, रेडॉक्स में रेड तो रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में गेन होगा हाइड्रोजन का और लॉस होगा किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है भैया, तो अब देखेंगे भाई ये जो एग्जाम्पल है ये एक ही उसका है भाई ऑक्सीडेशन का। ठीक है, तो अब दोनों अगर करने हैं तो हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। दोनों एग्जाम्पल इसके अंदर आपको समझ में आ जाएंगे अच्छी तरह से। देखो क्या लिखा हुआ है, CuO प्लस H2 रिएक्शन करने पर Cu प्लस H2O। देखो Cu के साथ O लिखा हुआ था, लेकिन रिएक्शन के बाद Cu बेटा अकेला है, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब Cu के साथ पहले ऑक्सीजन था, रिएक्शन के बाद यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसको बोल लेंगे रिडक्शन। H2 के साथ ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहाँ पे तो है भैया, यहाँ पे तो H2 के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल लेंगे बेटा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को बोल लेंगे हम क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा क्या आगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा, इट इज़ ए सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन। रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीजन दे दे उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल लेंगे, और ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन दे दे उसको हम बोल लेंगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। आगे एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम पढ़ेंगे ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर, दीज आर दोज रिएक्शन इन विच, ये ऐसी अभिक्रियाएँ हैं जिसके अंदर हीट इज इवॉल्व्ड। हीट का जो बेटा बहुत ज़्यादा क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा निकलने की संभावना होती है और निकलती भी है। जैसे C+O2, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो क्या बन गया, CO2, और साथ में क्या निकल गई बेटा, हीट। ठीक है भैया, उसको हम क्या बोल लेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या बोलते हैं भाई हम, दीज आर दोज रिएक्शन, ये ऐसी अभिक्रियाएँ हैं इन विच जिसके अंदर
हीट इज़ एब्जॉर्ब, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है रिएक्शन के अंदर, उसको बोलते हैं हम क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो N2 प्लस O2 प्लस हीट, यहाँ पे हीट की आवश्यकता हुई है। पीछे वाली रिएक्शन में देखो यहाँ पे हीट जो थी हमारी रिएक्शन के अंदर ही उत्पन्न हुई थी, मतलब हमने अपने पास से ऐड नहीं की थी, निकली थी रिएक्शन के दौरान ही। जब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनी ही बनी, साथ में हमारी हीट भी बनी। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हीट जब तक नहीं होगी तब तक ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा ही नहीं। अब है भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक, अब स्टार्ट हो गए हैं हमारे। हम बात करेंगे कोरोजन की। कोरोजन क्या होता है भाई, बोल रहा है वीकनिंग ऑफ मेटल ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट इज कॉल्ड कोरोजन। कई बार जो वातावरण के कारण है हमारा जो मेटल है, हमारी जो धातुएं हैं बेटा, वो कमज़ोर हो जाती है बहुत ज़्यादा। अगर वो आपको कमज़ोर हुई दिखाई देते, कई बार आपने देखा होगा लोहा जो है आसानी से टूट जाता है, इतना रस्ट लग जाता है उसके ऊपर, इतना जंग लग जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है वो, बाहर पड़े पड़े वो आसानी से टूट जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि कोरोजन हुआ है उस पर, ठीक है। उसके बाद अभी रस्टिंग, रस्टिंग का आप सबको पता होगा, रस्टिंग क्या होता है, जंग लगना। कहता है व्हेन एन आयरन आर्टिकल रिमेन एक्सपोज टू मोस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम, जब हवा में किसी आयरन आर्टिकल को हम रख देते हैं तो इट्स सरफेस इज कवर्ड विद ए ब्राउन सब्सटेंस, तो इसका जो सरफेस है, इसकी जो सतह है उसके ऊपर भूरे रंग का एक परत जो है वो चढ़ जाती है, उसको रस्ट बोलते हैं। और रस्ट का फॉर्मूला क्या है बेटा, रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O, ये हमारा रस्ट का फॉर्मूला है। इसके बाद है बेटा, इसके बाद हम बात करेंगे रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या होता है, बोल रहा है भाई द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट इन ए फूड रिजल्टिंग इनटू ए बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। कई बार आपने देखा होगा भाई, खाना जो है, खाने पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब खाना, ऐसा खाना जिसके अंदर वसा हो और तेल युक्त पदार्थ हो, मतलब जिसके अंदर हमने रिफाइंड वगैरह डाल रखा हो, उस खाने की जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है और स्मेल भी थोड़ी देर बाद चेंज हो जाती है, तो वो रेंसाइड हो जाता है, उसके अंदर रेंसिडिटी हो जाती है। इससे बचाने के क्या उपाय हैं, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, तो वो ख़राब होने से बच जाएगा। दूसरा है बाय पैकिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, उनको ऐसे डब्बों में बंद कर देंगे जहां हवा पास ना हो, हवा पास नहीं होगी तो वो बेकार नहीं होंगे। तीसरा है बैग्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, जो चिप्स हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देंगे तो चिप्स हमारे गलेंगे सड़ेंगे नहीं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा क्या, बाय कीपिंग द फूड स्टफ इन रेफ्रिजरेटर, अगर हम इसको फ्रिज के अंदर भी रख देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा जो खाना है वो रेंसिडिटी से बच जाएगा। उसके बाद बोल रहा है बच्चे क्या, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ये मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में कराया था, एक बार फिर समझ लेते हैं हम। कहता है बेटा व्हेन मैग्नीशियम रिबन रिमेन एक्सपोज टू मोस्ट एयर, जब मैग्नीशियम रिबन काफ़ी ज़्यादा समय तक हवा के अंदर रह जाता है, ए वाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस, इसकी सतह पर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। दिस हिंडर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये इसको रोक देती है मैग्नीशियम को जलने से। हैंस, इसीलिए इस लेयर को पहले हटाया जाता है बाय रबिंग विद सैंड पेपर, जो सैंड पेपर से इसको बार बार रब करके जलाने से पहले इसको क्या किया जाता है बेटा, हटाया जाता है। उसके बाद है भाई वाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, कहता है जब हम एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो उसका रंग क्यों चेंज हो जाता है। देखो बेटा आयरन जो है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आपको पता होगा, और कॉपर से तो है, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील तत्व है, तो ये डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, कहाँ से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। देखो यहाँ पे Fe है प्लस CuSO4, अब ये आयरन ज़्यादा ताकतवर है तो ये Cu को इसकी जगह से हटा देगा, तो बन जाएगा FeSO4 और Cu बेचारा क्या रह जाएगा, अकेला। ये अभिक्रिया आपने, ये रिएक्शन आपने पहले कहीं देखी है, बिल्कुल बेटा। ये किसका एग्जाम्पल है, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो ये था भाई हमारा फर्स्ट लेसन। ये इसके बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से ही आपके जो है बोर्ड एग्ज़ाम में या फाइनल एग्ज़ाम में पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है वो बनने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से बेटा करने हैं। तो इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर हो जाता है यहाँ पे ख़त्म।